नमस्कार। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं, तो क्या किराए के पेमेंट पर इनकम टैक्स का डिडक्शन आपको एट सोर्स करना होगा, टीडीएस करना होगा? करना होगा तो किस रेट से करना होगा, कब करना होगा और न करने के क्या-क्या परिणाम होंगे? इसके बारे में बहुत सी शंकाएँ होंगी आपके दिमाग में, बहुत से सवाल होंगे। उन सभी के जवाब मैं आज आपको दूँगा, लेकिन उस पर जाने के पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कर दूँ कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप टाइम से पा सकें और मेरे ऑलरेडी पब्लिश वीडियोस का भी लाभ ले सकें। चलिए, आपके दिमाग में पहला सवाल ये होगा कि रेंट किसे कहते हैं? तो रेंट तो आपको पता है, आप मकान में किराए से रह रहे हैं, उसके रेंट का पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सेक्शन 194 आई और सेक्शन 194 आई बी में रेंट को डिफाइन किया गया है। उसमें कहा गया है कि लैंड और बिल्डिंग या बिल्डिंग के यूज के लिए जो पेमेंट करते हैं आप उसको कोई भी नाम से बोलिए आप, वो लीज में है, सब लीज में, टेनेंसी में या कोई दूसरा अरेंजमेंट और एग्रीमेंट हो सकता है। तो जो भी मकान के किराए के रूप में मकान के यूज के लिए उसके साथ लगी हुई जमीन भी हो सकती है। जो पेमेंट आप करते हैं मकान मालिक को या जिससे आपने मकान किराए पर लिया है, वो पेमेंट रेंट होगा। अगला सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि इनकम टैक्स के ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिसके अंदर इनकम टैक्स का डिडक्शन सोर्स पर करना होता है रेंट के पेमेंट पर। तो चलिए, मकान के रेंट पर मैं आपको बता दूं कि यदि आप रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं तो सेक्शन 194 आई और सेक्शन 194 आई बी, ये दो प्रावधान है जिसके अंतर्गत आपको टैक्स का डिडक्शन एट सोर्स करना होता है। और यदि आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो सेक्शन 195 में इनकम टैक्स का डिडक्शन एट सोर्स करना होता है, टीडीएस करना होगा। इन सब प्रोविजंस की मैं जानकारी आपको डिटेल में दूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले सेक्शन 194 आई पर जाते हैं। ये प्रोविजन तब अप्लीकेबल होता है जब एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो रेंट का पेमेंट है या आप रेंट का क्रेडिट कर रहे हैं जिससे आपने मकान किराए पर लिया है, लीज पर लिया, सब लीज पर लिया है या किसी एग्रीमेंट अरेंजमेंट के अंतर्गत लिखे, टोटल अमाउंट 2,40,000 से एक्सीड होता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तब सेक्शन 194 आई का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। लेकिन जो इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं उनके केस में इसमें छूट दी गई है। इंडिविजुअल और एचयूएफ पर प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होता है जबकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, जिस ईयर में वो रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में यदि उनके बिजनेस का टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट या सेल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, या यदि वो प्रोफेशन कर रहे हैं तो जो प्रोफेशनल ग्रॉस रिसीट्स हैं वो 50 लाख रुपए से ज्यादा थी, तभी सेक्शन 194 आई इंडिविजुअल और एचयूएफ पर अट्रैक्ट होता है। यदि अट्रैक्ट होता है तो अगला सवाल, कितना टीडीएस करना होता है? तो टीडीएस का रेट 10% है। लेकिन यदि आपका मकान मालिक या जिससे भी आपने किराए पर मकान लिया है वो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं देता, तो उस केस में आपको टैक्स का डिडक्शन एट द रेट ऑफ 20% करना होगा अंडर सेक्शन 206 ए। ऐसा भी हो सकता है कि परमानेंट अकाउंट नंबर तो आपको दे दिया, लेकिन पिछले 2 सालों में से किसी भी साल में किसी भी असेसमेंट के लिए उससे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया है जिसने मकान आपको किराए पर दिया है, तो उसके केस में आपको टैक्स का रिडक्शन एट द रेट ऑफ 20% करना होगा अंडर सेक्शन 206 ए बी। अगला सवाल यह आता है कि टीडीएस कब करना होगा? तो टीडीएस आपको या तो जो अमाउंट आप
अपने मकान मालिक या जिससे किराया पे लिया है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं या किसी भी मोड से पेमेंट कर रहे हैं, जो भी पहले है उस समय आपको टैक्स का डिडक्शन एट सोर्स करना होगा। आपके दिमाग में कुछ और भी सवाल आ रहे होंगे, क्या कोई ऐसी सर्कमस्टेंस हो सकती हैं जब टैक्स का डिडक्शन एट सोर्स न करना हो? तो यदि आपका मकान मालिक या जिससे आपने मकान किराए पे लिया है वो आपको फॉर्म नंबर 15G में डिक्लेरेशन फाइल करता है, सबमिट करता है। फॉर्म नंबर 15G में ये कहा जाता है कि उसकी रेंटल इनकम को इंक्लूड करने के बाद उसको कोई टैक्स पेबल नहीं होगा। लेकिन ये 15G तब नहीं एप्लीकेबल होता है जबकि उस आपके मकान मालिक के जिसने मकान किराए पे लिया है उसकी टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, जो मिनिमम अमाउंट एग्जम्प्ट है उससे ऊपर उसके लिए उसका इनकम है, तो उस केस में फॉर्म नंबर 15G एप्लीकेबल नहीं होता। सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक हैं, वो आपको फॉर्म नंबर 15H में डिक्लेरेशन सबमिट करते हैं। फॉर्म नंबर 15H में डिक्लेरेशन ये किया जाता है कि इस रेंटल इनकम को इंक्लूड करने के बाद भी उनकी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, उनको टैक्स पेबल नहीं होगा, तो उस केस में आपको टैक्स का डिडक्शन एट सोर्स नहीं करना होगा सेक्शन 194I में। इसके अलावा यदि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जो सेक्शन 1023FCA के अंदर डिफाइन किए गए हैं, यदि उनने मकान आपको किराए पर दिया है और उनको आप रेंट का पेमेंट करते हैं, उनके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, तो उस केस में भी टैक्स का डिडक्शन आपको सोर्स पर नहीं करना होगा, क्योंकि उनके केस में इनकम टैक्स से उनकी इनकम एग्जम्प्ट है। चलिए हम दूसरे प्रोविजन में चलते हैं, सेक्शन 194IB में। आप सोच रहे हैं कि आप तो बच गए क्योंकि आपका साल भर के अंदर 2,40,000 से पेमेंट ज़्यादा है, फिर भी आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है या प्रोफेशनल रिसीट 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, तो आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा। सेक्शन 194IB के प्रोविजन को समझे बिना सेक्शन 194IB तब लगता है जबकि मंथ और पार्ट ऑफ मंथ का किराया 50,000 रुपीज से ज़्यादा है। यदि आप एक महीने का या एक महीने के पार्ट का किराया 50,000 रुपीज या उससे ज़्यादा का पेमेंट करते हैं, तो उस केस में सेक्शन 194IB के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर। इसमें जो TDS का रेट कितना होगा, तो वो 5% है। लेकिन यदि आपका मकान मालिक या जिससे आपने मकान किराए पर लिया है वो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं देता, तो आपको टैक्स का डिडक्शन एट द रेट ऑफ 20% करना होगा अंडर सेक्शन 206A। जैसा मैंने कहा था सेक्शन 194I में, 194IB में भी यदि कंटिन्यूस 2 असेसमेंट ईयर का पिछले प्रीसीडिंग 2 असेसमेंट ईयर्स का जिसके अंदर आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं, आपके मकान मालिक या जिसने आपको मकान किराया दिया है जिसको आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं उसने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं 2 प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर में से किसी भी असेसमेंट ईयर के अंदर, तो आपको TDS एट द रेट ऑफ 10% करना होगा अंडर सेक्शन 206AB। आप देखिए यहाँ पर 206A के अंदर 20% है और 206AB के अंदर 10% है। तो ये कहा गया है कि यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो जो हाईएस्ट रेट है उस रेट से आप टैक्स का डिडक्शन एट सोर्स करेंगे। आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि 194IB के अंदर टैक्स का डिडक्शन एट सोर्स कब करना होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि आपकी टेनेंसी आपने मकान किराए पर फुल फाइनेंशियल ईयर के लिया है तो लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर के अंदर आपको डिडक्ट करना होगा, और यदि आपकी टेनेंसी फाइनेंशियल ईयर के बीच में खत्म हो जा रही है तो जिस मंथ के अंदर खत्म होती है उसके अंदर आपको टैक्स का डिडक्शन एट सोर्स करना होगा। अगला सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यदि सेक्शन 206A और 206AB जहां पर हायर रेट पर टैक्स का डिडक्शन होता है, तो क्या आखिरी मंथ में जब आप टैक्स का डिडक्शन करते हैं तो वो जो आपका फाइनेंशियल का लास्ट मंथ है या टेनेंसी का लास्ट मंथ है उसका जो रेंट पेमेंट कर रहे हैं
क्या उससे वो अमाउंट ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि जो 206A और 206A भी जहाँ एप्लीकेबल होते हैं, वहाँ पर भी आपका जो TDS है वो उस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगा जो लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या टेनेंसी बीच में खत्म हो रही है, तो लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी में जो रेंट का पेमेंट करने वाले हैं उस अमाउंट से ज़्यादा का TDS नहीं होगा। अब हम चलते हैं, यदि आप नॉन रेजिडेंट को रेंट का पेमेंट करते हैं तो सेक्शन 195 में आपको टैक्स का डिडक्शन एट सोर्स करना होता है। पहला सवाल आपके दिमाग में होगा कि कितने अमाउंट के पेमेंट पर आपको टैक्स का डिडक्शन एट सोर्स करना होगा। तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी पेमेंट कीजिए, एनी सब पेड और क्रेडिटेड आपको टैक्स का डिडक्शन एट सोर्स करना होगा। किस रेट से करना होगा, अगला सवाल है आपका। तो यहाँ पर कहा गया है एट द रेट इन फोर्स। प्रेजेंटली टैक्स रेट जो है वो 30% है और उसके ऊपर सेस भी है, तो आपको टैक्स प्लस सेस और यदि सरचार्ज एप्लीकेबल है तो उसका भी उसके रेट से आपको टैक्स का डिडक्शन एट सोर्स करना होगा। अगला सवाल ये होगा कि कब करना होता है TDS। तो यहाँ पर जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं, यदि मंथ टू मंथ पेमेंट कर रहे हैं, तो जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं उसके अकाउंट, जो भी पहले आता है, आप जब पेमेंट करेंगे या क्रेडिट करेंगे जो भी अर्लियर है, उस समय आपको टैक्स का डिडक्शन एट सोर्स करना होगा। लेकिन यदि आपके दिमाग में बात आती है कि नॉन रेजिडेंट के केस में आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं और पूरा रेंट उसकी इनकम नहीं होगी, तो आप असिस्टिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन दे सकते हैं, और यदि वो लोअर प्रोपोर्शन पर टैक्स डिडक्ट करने की बात करता है तो उसके अनुसार आप करेंगे। इसी तरह जो नॉन रेजिडेंट को आप टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, यदि वो समझते हैं कि उनको टैक्स का डिडक्शन कम होना चाहिए, तो वो भी सेक्शन 195(3) के अंदर एप्लीकेशन असिस्टिंग ऑफिसर को फाइल कर सकते हैं और उसके डिसीजन के अनुसार टैक्स का डिडक्शन एट सोर्स होगा। अब चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि यदि आपने टैक्स का डिडक्शन नहीं किया या टैक्स का डिडक्शन करने के बाद पेमेंट नहीं किया, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करना पड़ सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन 2011 है, जहां पर जितना टैक्स डिडक्ट होना था उसकी डिफॉल्ट के मुताबिक आप टैक्स के डिफॉल्ट के लिए लायबल होंगे। उसके ऊपर आपको अंडर सेक्शन 2011 इंटरेस्ट का भुगतान भी करना होगा। इसके बाद पेनल्टी अंडर सेक्शन 221 भी लग सकती है आपने, तो सेक्शन 271C की पेनल्टी भी आपके ऊपर लग सकती है। इसके साथ ही प्रोसिक्यूशन और दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करना पड़ सकते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपनी लाइकिंग जरूर शेयर कर दीजिए और इस वीडियो के लिंक अपने साथियों तक शेयर करना ना भूलें। हो सकता है वो गलती कर रहे हो कि रेंट पर टैक्स का डिडक्शन में करना है लेकिन वो ना कर रहे हो और उसके कारण कहीं उनको इंटरेस्ट, पेनल्टी और टैक्स के डिफॉल्ट के लिए लायबल न ठहरा दिया जाए। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।